नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 22 जून 2023 के ग्राउंड टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों वीडियो थोड़ा लेट है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बट वही है कि जॉब ऐसा रहता है, ट्रैवलिंग हो जाता है, तो इसके कारण टाइम कभी कभी नहीं मिलता है। बट ये चीज़ तो आपको मैं पहले भी एश्योर कर चुका हूँ कि वीडियो आएगी ज़रूर। थोड़ा लेट से बट आएगी ज़रूर। और आप ये भी चीज़ मान के चलिए कि अगर मैं आज का वीडियो भी आज अपलोड करता हूँ तो आपके लिए ये वीडियो इरेलीवेंट नहीं हो जाता। तो दोस्तों मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप सारे वीडियोस को देखें ज़रूर। ओके, सारे वीडियोस में इंफॉर्मेटिव न्यूज़ रहते हैं, सारे वीडियोस पे टॉपिक्स कोई कोई नए भी इंट्रोड्यूस होते हैं, कोई कोई प्रीवियस वाले के भी कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा। और देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबे होते नहीं हैं, आधे घंटे के होते हैं या 25 मिनट के होते हैं। आप कभी भी कोई ट्रैवल कर रहे हो, कभी कोई मतलब ऐसे ही अगर बैठे हुए भी हो या ब्रेक भी लेना है तो आप इनफैक्ट ये न्यूज़ सुन सकते हो। मैं तो ये भी कहूँगा कि आपको वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना ऑडियोज़ ऑन करके सुन सकते हो। तो आप सारे वीडियोस को देखा ज़रूर करिए, ठीक है। और वैसे हमेशा की तरह वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो पे लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, क्योंकि मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि सब्सक्रिप्शन काफ़ी दिनों से उतना ही है। तो इसका ये मतलब है कि या तो यूट्यूब के एल्गोरिदम थोड़ा रिकमेंड करना कम कर दिए, तो वो बढ़ते जाएगी, वो तो खैर टाइम टू टाइम। बट आपके तरफ से भी रिकमेंडेशन जाना चाहिए दोस्तों। आपके तरफ से भी अपने जो दोस्तों हैं उनको भी आप सब्सक्रिप्शन के लिए प्लीज़ इन्फॉर्म करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला न्यूज़ दोस्तों, मोदी मीट्स मस्क मीट्स मोदी सेज टेस्ला टू बी इन इंडिया सून। देखिए, ट्विटर इनका प्लेटफॉर्म है और एलॉन मस्क जो कि टेस्ला के जो फाउंडर है, उनका ये चीज़ है कि भाई अब वो इंडिया में भी आएंगे। इंडिया में भी अपना प्लांट एस्टैब्लिश करेंगे। एक्चुअली टेस्ला का ना ये कंसर्न था कि आप जो इम्पोर्ट ड्यूटी जो लगा रहे हो कार्स पे, वो कम कर दो। और हमें कार्स एज इट इज़ इम्पोर्ट करने दो चाइना से। हम चाइना से इम्पोर्ट करके कार्स बेचेंगे इंडिया में, फिर हम मार्केट को एनालाइज करेंगे एंड देन जाके हम इंडिया में जो है प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। बट इंडियन गवर्नमेंट ने कहा नहीं, आपको आना है, आप इधर आइए, आप अपना प्लान बैठाइए एंड देन जाके आप मार्केट टेस्ट कर लिए, हम इम्पोर्ट ड्यूटी तो रिड्यूस नहीं करेंगे। तो फिर यही सब चीज़ के इसके कारण इलॉन मस्क के साथ काफ़ी बार बातें भी हुई। बट अब फाइनली इलॉन मस्क बोल रहे कि हाँ, इंडिया में हम आएंगे ज़रूर और जल्द आएंगे। ट्विटर उनका जो प्लेटफॉर्म है उनके लिए, उन्होंने कहा कि भाई ट्विटर जब तक लॉज रेगुलेशंस को कंप्लाई नहीं करेगी तो ट्विटर को बैन भी किया जा सकता है। हमें भी ये चीज़ समझ आ रहा है। तो ये सब अच्छी अच्छी बातें हैं। मोदी जो गए हैं उधर यूएस में, उससे रिलेटेड काफ़ी 3-4 न्यूज़ है। जब जब वो न्यूज़ आएगा मैं आपको कवर अप कर दूंगा। ये विज़िट में दोस्तों यही चीज़ होगा। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैंने पहले इसलिए डिटेल में कवर नहीं करा था उस विज़िट को, क्योंकि मुझे पता था कि हर एक विज़िट का जब तक हर डे वाइज एक समरी आएगा उसको हम कवर कर लेंगे। तो आज का ये 3-4 न्यूज़ है उसे हम कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, ट्राई पिंग्स कम्युनिकेशन ऐप्स टू कर्ब फिशिंग। फिशिंग क्या होता है दोस्तों? आप एक मतलब आप क्या करते हो कि फिशिंग एक टाइप का टेक्निक है जिससे आप क्या करते हैं कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन किसी और से एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। आप बोलते हो कि भाई हम बैंक की तरफ से कॉल कर रहे हैं, बैंक की तरफ से आपको ये ऑफर है, फिर आप अपना क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन या डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन उन कॉलर्स को दे देते हैं। जमतारा जो एक आई है, नेटफ्लिक्स में रिलीज़ हुई है, उसे आप ज़रूर देखिए। उससे आपके जो फिशिंग के बारे में काफ़ी कुछ पता चलेगा, कैसे क्या होता है इंडिया में। और ये चीज़ है कि फिशिंग से रिलेटेड अब क्या हो रहा होगा दोस्तों, आपको भी पता होगा कि हमें कई सारे स्पैम कॉल्स आते हैं, कई सारे स्पैम मैसेजेस आते हैं। व्हाट्सएप पे आजकल कुछ दिनों से आ रहा था, अब तो खैर बंद हो गया व्हाट्सएप पे भी आना, बट व्हाट्सएप पे भी कई दिनों से आ रहा था कि भाई इंटरनेशनल कॉल से मैसेजेस आ रहे थे। तो अब गवर्नमेंट क्या है कि टेलीकॉम कंपनीज़ को तो फिर भी समझा दी कि भाई चलो ठीक है, आप थोड़ा सा ये सब चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिए। एंड टेलीफोन कंपनीज टेलीकॉम कंपनीज जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का यूज़ करके थोड़ा उस चीज़ को कब भी कर रही है। बट अब जो जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन ऐप्स है जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, वो सब से थोड़ा कम हो पा रहा है। तो वो सब को भी थोड़ा इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि भाई आप भी अपना जो है अपने सिस्टम को इम्प्रूव करिए एंड ये सब स्पैम कॉल्स को थोड़ा कम करिए। इंडिया यूएस का डिफेंस डील के बारे में दोस्तों बात करें तो एक GE414 जेट इंजन प्रोक्योर किया जा रहा है, जिसे हम इवेंचुअली क्या करेंगे कि AMCA बनाएंगे, दैट इज़ एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। फिर एक ड्रोन परचेज किया जा रहा है दोस्तों,
जैसे हम कह रहे हैं 31 MQ-9B प्रेडेटर, MQ-9B प्रेडेटर और सी गार्जियन ड्रोन्स। ये क्या होगा, ये हाई एल्टीट्यूड ड्रोन रहेगा जो कि 30 मिनट से भी ज़्यादा 30 आवर्स से भी ज़्यादा ऑल्टीट्यूड में काम कर सकता है, हाई एल्टीट्यूड में। ऐसे ड्रोन चाइना के पास भी नहीं है, तो ऑब्वियसली इंडिया चाइना के जो बॉर्डर है जहाँ पे अभी थोड़ा टेंशन भी हो रहा है, तो वहाँ पे ये सब ड्रोन्स डिप्लॉय किया जाएगा, ये सब काफ़ी काम आएगा। इंडिया अपना डिपेंडेंसी देखिए दोस्तों यूएस पे इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि इंडिया चाहता है कि भाई रशिया से जो टेक्नोलॉजी हमें इंपोर्ट हो रही है वो तो होते ही रहे, डिफेंस इक्विपमेंट्स या डिफेंस का जो सपोर्ट मिल रहा है वो तो होते ही रहे। इंडिया एक चीज़ चाह रहा है कि अपना थोड़ा पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई भी करेगा, क्योंकि देखिए इंडिया का जो क्लोज अलाय है रशिया, वो चाइना के साथ भी क्लोज अलाय है, तो उसका चाइना के साथ भी कोई दुश्मनी नहीं है। तो अब क्या है, क्योंकि इंडिया और चाइना का अगर ऐसा कुछ होता है तो इंडिया अपना सोर्सेज को थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहता है। एंड ऑब्वियसली यूएस के पास अलग टेक्नोलॉजी रहती है, यूएस के पास नई टेक्नोलॉजी रहती है, रशिया के पास भी रहती है, बट अलग अलग डोमेन में रहती है। तो इंडिया चाहता है कि सब जगह से हम अपना टेक्नोलॉजी, नए टेक्नोलॉजी को हम इंपोर्ट कर पाए, इसलिए इंडिया जो है यूएस के ऊपर भी अपनी डिपेंडेंसी बढ़ा रहा है। फिर सेकेंड रीज़न इंडिया क्यों यूएस पे थोड़ा जा रहा है, क्योंकि एक तो रिलायबिलिटी। इंडिया जो है देख रहा है कि रशिया पे काफ़ी वेस्टर्न सैंक्शंस लगते जा रहे धीरे धीरे करके, रशिया यूक्रेन वॉर के कारण। अब क्या है, ये सब चीज़ अगर इंडिया नहीं करेगा, रशिया पे अगर हार्डकोर सैंक्शंस लग गए, जिसके बाद काटसा में जैसे अभी इंडिया एग्जेम्प्ट है, अगर मान लो काटसा पे इंडिया एग्जेम्पशन हटा दिया जाता है इंडिया के, और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं इंडिया में, तो इंडिया थोड़ा सा डिपेंडेंसी कम कर सकता है वो सब चीज़ को लेकर, पर डिफेंस का इम्पोर्ट थोड़ा कम कर देगा और वर्ल्ड को दिखाने के लिए। तो ऑब्वियसली रशिया के साथ अलायंस तो नहीं छोड़ेगा, बट हाँ थोड़ा डिपेंडेंसी कम कर देगा। तो इसके कारण भी रिलायबिलिटी थोड़ा बढ़ा रहा है कि चलो वेस्टर्न कंट्रीज़ भी थोड़ी खुश रहे इंडिया से। फिर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इंडिया यूएस से क्यों रिलेशनशिप बढ़ा रहा है। देखिए 1970s 80s में इंडिया ने काफ़ी रिलेक्टेंस दिखाया था यूएस के लिए, तो यूएस ने उस मोमेंट में क्या किया था, पाकिस्तान और चाइना को हेल्प किया था। तो आज तक हम उस यूएस का पेनिट्रेशन को थोड़ा भुगतते हैं कि भाई चाइना के पास भी थोड़ा टेक्नोलॉजी चली गई, और चाइना तो आज देखिए क्या से क्या बन गया है, और पाकिस्तान के पास भी चले गया था, बट हम थोड़ा रिलेक्टेंट थे, हम रशिया के साथ थे। तो आज ये चीज़ मिस्टेक वापस से नहीं होना चाहिए। आज जो है हम यूएस के साथ भी थोड़ा सा साथ देंगे, तो ताकि अगर यूएस को लगता है कि भाई कोई रीजन में अगर सपोर्ट कर सकता है यूएस को उस हिसाब से, तो वो इंडिया ही है। एंड देन द फाइनल वन, इंडिया अगर ये सब प्रोक्योरमेंट करता है तो चाइना को जब लगेगा कि इंडिया चाइना के बराबर आ चुका है, तो चाइना भी एक म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस का पीसफुल नेगोशिएशन करेगा। तो इससे क्या होगा कि भाई एक रीजन में स्टेबिलिटी बना रहेगा। हालांकि ये चीज़ थोड़ा सा अभी कम दिख रहा है देखने से, मतलब चाइना तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कर ही रहा है बॉर्डर्स पे, बट हाँ म्यूचुअली अगर दोनों जन पावरफुल रहेंगे तो कोई एक दूसरे को इतना बुली नहीं करेगा। फिर दोस्तों टू पैक्ट्स टू ओपन यूएस डिफेंस सेक्टर फॉर इंडियन कंपनीज। देखिए इधर 2 पैक्ट्स के बारे में बात किया गया है। एक है सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, सोसा जिसको बोलते हैं। एक्चुअली ये अरेंजमेंट के तहत क्या होता है, जब भी कोई यूएस का जो डीओडी रहता है और इंडिया का अगर मान लो जो कोई डिफेंस जो प्रोक्योर कर रहा है वो यूएस का डिफेंस का डिपार्टमेंट और इंडिया का डिफेंस का डिपार्टमेंट को प्रायोरिटी मिल जाएगा एक दूसरे के कंट्री में, अगर कोई उनका डिफेंस का रिक्वायरमेंट होगा। जैसे सपोज मान लीजिए यूएस का वॉर चल रहा है रशिया के साथ, अगर इंडिया का और यूएस का अगर ये रहेगा सोसा, तो इंडियन गवर्नमेंट को अपने से पहले यूएस के लिए वो मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा अगर यूएस की तरफ से डिमांड आता है तो, ठीक है। एक तो ये हो गया, और सिमिलरली इंडियन के केस में हो गया, भाई इंडिया और चाइना का अगर वॉर चल रहा है, तो अगर मान लो यूएस जो है कोई चाइना के लिए भी वो चीज़ सप्लाई कर रहा है और चाइना सोसा के लिस्ट में नहीं और इंडिया सोसा के लिस्ट में है, तो यूएस पहले जितना भी प्रोडक्शन करेगा सबसे पहले इंडिया को भेजेगा, उसके बाद अगर जब इंडिया का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है तो फिर चाइना को भेजेगा। दिस इज सोसा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। एक है रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट। इससे क्या होगा कि जो इंडियन कंपनीज़ है, एक्चुअली होता क्या है, देखिए यूएस के लॉ के हिसाब से आप कुछ लिस्टेड डिफेंस इक्विपमेंट कंट्रीज़ जो है उनसे ही प्रोक्योर कर सकते हो, बाकी हर कंट्री से प्रोक्योर नहीं कर सकते। तो अभी लगभग 26 कंट्रीज है उस लिस्ट में, अब इंडिया भी जुड़ सकता है उस लिस्ट में। तो अब जब वो इंडिया जुड़ जाएगा इस लिस्ट में, तो जो यूएस के जितने भी जो लोकल लॉज है ना, उसको बाईपास करके इंडिया सबसे पहले सप्लाई करने लगेगा यूएस के डिफेंस के रिक्वायरमेंट्स को। तो ये छोटे मोटे प्लेयर्स का काफ़ी एक अच्छा बिजनेस बढ़ सकता है, काफ़ी एक मार्केट बढ़ सकता है यूएस के उस पर। स्पेशली अगर आप देखो तो जो कि इक्विपमेंट्स रहते हैं विच इज़ मेड ऑफ स्टील, कॉपर, निकल, टाइटेनियम,
जर्कोनियम, ये सब यूएस मिलिट्री में जो चाहिए रहते हैं, वो सब के लिए जो आपके डोर्स है वो ओपन हो जाएंगे। नेक्स्ट इज दोस्तों, सेंटर मूव्स ट्विक्स इन एनपीएस टू ऑफर अश्योर्ड बेस पेंशंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। देखिए इसका सीधा सा मतलब क्या मैं आपको बता देता हूँ। ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, ये दोनों स्कीम है, इसके बारे में आपने काफ़ी विवाद सुना होगा। दो मेन जो डिफरेंसेस है जिसके कारण सबसे ज़्यादा एक वो हो रहा है, ऑपोजिशन हो रहा है। पहला तो ये कि ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको एक गारंटीड रिटर्न मिलता है, 50 to 55% के आसपास का गारंटीड रिटर्न मिलता है। न्यू पेंशन स्कीम में आपका वो मार्केट से लिंक रहता है, तो मार्केट जितना अच्छा बढ़ा, चाहे मार्केट मान लो 100% बढ़ गया तो आप 100% ले जाओ, चाहे मार्केट अगर मान लो कुछ भी नहीं बढ़ा तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा पेंशन में, मतलब जो ग्रोथ है, ठीक है। बस आपको आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो थोड़ा बहुत मिलते रहेगा, बाकी ग्रोथ कुछ भी नहीं मिलेगा। बट इसमें क्या है, मतलब ग्रोथ एज इन जैसे आपका वो लास्ट ड्रॉन सैलरी से होता है ना, 40-45%, 30-35%, ऐसे ओल्ड पेंशन में 50% के आसपास, और न्यू पेंशन में ऐसा कुछ परसेंटेज ही नहीं है क्योंकि वो मार्केट लिंक्ड है। दूसरा डिफरेंस क्या होता है दोस्तों कि ओल्ड पेंशन स्कीम में आप एज एन एम्प्लॉय कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते, गवर्नमेंट अपने एक्सचेकर से खाली करके देता है उनको जो भी पैसा रहता है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में क्या रहता है कि न्यू पेंशन स्कीम में आप अपना कुछ कंट्रीब्यूशन डालोगे, गवर्नमेंट अपना कुछ कंट्रीब्यूशन डालेगी, एंड देन फिर एट द एंड ऑफ योर रिटायरमेंट हम ये चीज़ देखेंगे कि भाई आपके कंट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन जो मिला के जो फंड बना वो कितना बना, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन रहता है। अब गवर्नमेंट ये चीज़ चाह रही है, क्योंकि अपोजिशन क्या कर रही है हर स्टेट में ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा करके सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को उनको अपने तरफ ले रही है, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, तो राजस्थान हो गया। तो ये सब चीज़ का स्टेट्स के कारण क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के एक्सचेकर के ऊपर काफ़ी भार पड़ रहा है, बट पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो गेम है वो भी चेंज होते जा रहा है। मतलब गेम एज एन मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई जो डिसीजन है, डिसीजन एज एन लोगों का जो डिसीजन है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो अब सेंटर इस चीज़ के लिए क्या कर रही है कि सेंटर ये बोली कि हम बीच का रास्ता निकालेंगे, जैसे कि सेंटर बोल रही है कि हम 40 to 45% का शॉर्ट रिटर्न देंगे, मार्केट लिंक छोड़ दिया, और भली हम कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय से भी लेंगे। तो ये हो गया बीच का रास्ता, मतलब आप कंट्रीब्यूशन भी ले रहे हो एम्प्लॉय से और उनको गारंटीड रिटर्न भी दे रहे हो 40 to 45% का। तो ये चीज़ जो है, ये बीच का रास्ता सेंटर जो है निकालने की कोशिश कर रही है। अभी तक कुछ वो नहीं है, गारंटीड नहीं है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ये चीज़ करेगी कि नहीं करेगी, बट सेंट्रल दे रही है इस चीज़ को, मतलब ध्यान रख रही है। कुछ न्यूज़ दोस्तों आज रिपीटेड भी है, जैसे कि हाई रेट्स नीडेड टू कर्व इन्फ्लेशन पावर। इन्होंने काफ़ी बार बोल चुका है कि भाई इंटरेस्ट रेट का जो है वो बढ़ाना पड़ेगा हमें। वो फेडरल रिजर्व के चेयर है ना, जो हर बार, अब जैसे अपने शक्तिकांत दास है उधर पवेल है, तो वो हर बार जो है वो हर बार इस चीज़ को बोलते रहते हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट जो है अभी बढ़ाना पड़ेगा हमें, इन्फ्लेशन का कर्व कर नहीं पा रहे हम अभी अच्छे से, इन्फ्लेशन अभी भी हाई है, हमें इंटरेस्ट रेट को अभी भी बढ़ाना पड़ेगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अब उतना एग्रेसिवली शायद हम ना बढ़ाए जितना एग्रेसिवली अभी तक बढ़ाए थे, बट हाँ आगे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा। फिर नेक्स्ट सेबी रेस्ट्रिक्ट्स 135 फ्रॉम एक्सेसिंग मार्केट ओवर स्टॉक मैनिपुलेशन। देखिए ये न्यूज़ ऐसे तो बहुत कॉमन न्यूज़ है, बट ये अभी तक जब तक मैं इकोनॉमिक टाइम्स को कवर कर रहा हूँ तो ऐसा न्यूज़ आया नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको पिकअप कर लिया। देखिए सेबी एज अ रेगुलेटर क्या करता है, हर मार्केट को वॉच करता है, भाई कोई स्टॉक ज़बरदस्ती मैनिपुलेट तो नहीं हो रहा है, जिसे हम कहते हैं जनरली ऑपरेटर स्टॉक। ऑपरेटर स्टॉक में क्या होता है, ज़बरदस्ती का बाइंग सेलिंग होता है, डिमांड क्रिएट किया जाता है, ठीक है, उसका, ताकि प्राइस बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए। जब एक मोमेंट में जब आप देखते हो अरे यार ये तो स्टॉक 20 रुपये का था और आज 200 रुपये का हो गया या 300 रुपये का हो गया, तो हम क्या करते भाई स्टॉक हो सकता है अब 1000 का हो जाए, चलो 1000 का नहीं भी हो 200 का भी हुआ है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं चलो 300 हो जाए, तो हमारे लिए तो 100% रिटर्न भी बहुत होता है, मतलब 50% रिटर्न भी बहुत होता है। तो हम वो स्टॉक को बाय कर लेते हैं और एकदम से फिर वो स्टॉक गिर के 10 रुपये 20 रुपये में वापस अपने लेवल पे आ जाता है। तो ये सब स्टॉक मार्केट के प्रैक्टिसेस को कर्व करने के लिए सेबी ने काफ़ी सारे डिप्लॉय करके रखे अपने रिसोर्सेज। तो इसमें से क्या हुआ अभी कि 135 लोगों को पाया गया कि भाई कुछ कुछ कंपनीज़ का ये लोग जो है स्टॉक को वो कर रहे थे, कुक कर रहे थे। अब जैसे 5 कंपनीज़ का उन्होंने नाम क्या किया, एक मौर्य उद्योग, एक 7NR रिटेल लिमिटेड, एक दार्जिलिंग रोपवे कंपनी लिमिटेड, एक जीबीएल इंडस्ट्रीज और एक विशाल फैब्रिक्स। ये 5 कंपनीज का सेबी ने देखा कि भाई ज़बरदस्ती के स्टॉक्स मैनिपुलेट हो रहे हैं, ठीक है। सेबी ने 3 लेग्स को आइडेंटिफाई किया दोस्तों। एक है
प्राइस वॉल्यूम इन्फ्लुएंसर्स, इसमें क्या होता है कि प्राइस और वॉल्यूम दोनों को इन्फ्लेट किया जाता है। आप वॉल्यूम ज़बरदस्ती का बाय सेल कर रहे हो, उससे क्या हो रहा है कि वो कंपनी का वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, मतलब नोन लोग ही एक दूसरे में बाय सेल कर रहे हैं थ्रू दी एक्सचेंज, तो उससे वॉल्यूम दिख रहा है मार्केट में। फिर उसके बाद प्राइस भी बढ़ते जाते हैं भाई, क्योंकि डिमांड बढ़ते जा रहा है तो प्राइस भी बढ़ते जाएगा। फिर उसके बाद एस एम एस सेंडर्स क्या होता है कि भाई ज़बरदस्ती लोगों को बोलना कि भाई देखो ये कंपनी जो है 7NR रिटेल लिमिटेड ने इतना अच्छा गेन दे दिया पिछले 5 साल में, पिछले 2 साल में, तो प्लीज़ आप भी बाय करिए, ऐसा वगैरह ये सब चीज़ मैसेजेस भेजते रहते हैं। फिर अब इससे एक फाइनल स्टेज क्या आता है, ऑफलोडिंग मतलब क्योंकि वो स्टॉक प्राइस का जो दाम है वो 20 से लेकर 200 हो चुका है, तो अब उस चीज़ को ऑफलोड कर दिया जाएगा। जो इन्वेस्टर्स को जो लोग ने मैनिपुलेशन किया था वो प्रॉफिट में कर लेते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि हम और आप जैसे लोग लॉस फिर खा जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, इंडिया फर्म ऑन डेटा एंड पेटेंट रेड लाइन्स इन ट्रेड पैक्स विथ यूके EU। देखिए न्यूज़ क्या मैं आपको बता देता हूँ। यूके EU ये सब कंट्रीज़ क्या कह रही है कि इंडिया को अपने कुछ लॉज को अमेंड करने के लिए कह रही है। सबसे पहले तो इंडिया का जो पेटेंट का जो एक्ट है उसमें क्या होता है कि इंडिया ने एक डेटा एक्सक्लूसिविटी का क्लॉज हटा दिया है, और इंडिया ने एक एवरग्रीनिंग को रोकने के लिए लॉ लेके आ गए। मैं आपको बताता हूँ दोनों सेक्शन क्या क्या है। पहले तो ये कि डेटा एक्सक्लूसिविटी को हटा दिया गया। डेटा एक्सक्लूसिविटी मतलब क्या होता है, देखिए इंडिया में जो है पेटेंट 20 ईयर्स के लिए दिया जाता है। 20 ईयर्स बाद अगर मान लीजिए आपको कोई मेडिसिन है, उसका जेनरिक वर्जन आ जाएगा, ठीक है। वो जेनरिक वर्जन लाने के लिए जो फर्स्ट कंपनीज़ ने जो कंपनी ने पेटेंट के लिए अप्लाई किया था उनका डेटाबेस होगा कि भाई उन्होंने ये डेटा सबमिट किया था। गवर्नमेंट क्या करती है कि उस डेटा को वापस से जो जेनरिक कंपनीज बनाने वाली रहती है उन्हें सप्लाई कर देती है कि भाई हाँ ठीक है, ये उनका डेटा था। वो डेटा एक्सक्लूसिविटी हटाने के लिए क्या करते हैं, अब गवर्नमेंट ने क्या क्या हटा दिया। क्यों हटा दिया? गवर्नमेंट ने ये चीज़ बोला कि भाई अगर हम ये क्लॉज रखेंगे तो कभी भी लोगों को ये चीज़ पता नहीं चल पाएगा कि इन लोगों ने किस बिहार पे, और सिर्फ देखिए टेस्टिंग का डेटा रिलीज़ करते हैं। उनको ऐसा नहीं कि इंग्रेडिएंट्स उनको दे देंगे, इंग्रेडिएंट्स तो वो खुद ही रिवर्स इंजीनियरिंग करके निकालेंगे, बट टेस्टिंग का डेटा सिर्फ देती है। तो अब गवर्नमेंट ये चीज़ बोले कि भाई उनको अगर हम नहीं देंगे तो उनके लिए हेल्पफुल वो वैसे ड्रग्स फिर बना नहीं पाएंगे जो उनका जेनरिक वर्जन, और जो कि हम पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करते हैं, पूरे हमारे जो लोग हैं वो कंज्यूम करते हैं। तो इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने डेटा एक्सक्लूसिविटी हटा दिया। सेकंड जो लॉ है इंडिया में, एक सेक्शन 3D ऑफ द इंडियाज पेटेंट्स एक्ट, इसमें क्या बोलते हैं कि भाई अगर मान लो आप कोई ड्रग को टेस्ट करा लियो, ठीक है, वो ड्रग को आपको पेटेंट करवाना है। अब पहले टाइम में तो करवा ली, गवर्नमेंट ने पेटेंट अलाउ कर दिया। अब अगर मान लीजिए आपको पेटेंट को एक्सटेंड कराना है, तो ये कंपनीज क्या करती है बड़ी होशियारी से, थ्योरेटिक क्वालिटी जो है वो तो चेंज नहीं होता है, खाली ड्रग का क्या करते हैं, मान लो या तो कलर चेंज हो गया या तो बाइंडिंग चेंज हो जाता है। बाइंडिंग ऐसे मान लो टैबलेट अगर स्ट्रेट फॉर्म में आ रहा है तो वो फिर गोल्ड फॉर्म में आने लग जाएगा। तो ये कंपनीज क्या करती है, ये छोटे मोटे चेंजेस करके बोलती है देखिए ये तो अब हमारा नया प्रोडक्ट हो गया, अब हमको नया पेटेंट दो। गवर्नमेंट बोल रही है आपको थेरेपी वाइज कुछ फ़र्क पड़ा क्या, मतलब थ्योरेपेटिक क्वालिटीज़ में कोई फ़र्क पड़ा क्या? लोग बोलते हैं नहीं वो तो फिर सेम ही है। तो गवर्नमेंट बोलता है फिर आपको पेटेंट नहीं मिल पाएगा इस पर। अगर आपको पेटेंट चाहिए तो कुछ तो आपको थ्योरेपेटिक क्वालिटी में ही चेंजेस करना पड़ेंगे कि हाँ भाई चलो ठीक है, पहले बुखार 4 दिन में ठीक कर देता था ये एंजाइम को किल करके, अब ये बुखार 2 दिन में ठीक करता था कुछ अलग एंजाइम को ठीक है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं। तो वैसा कुछ क्वालिटी अगर जब तक चेंजेस नहीं होगा तब तक हम आपको पेटेंट अलाउ नहीं करेंगे। तो यूके EU जो है वो काफ़ी अभी गवर्नमेंट को बोल रही है कि भाई आप चेंजेस करिए, क्योंकि देखिए अगर आप ऐसे पेटेंट एक्ट्स लेके आते रहोगे तो ये तो चलो ठीक है, ये तो फिर भी प्रोडक्ट्स है। आप अगर सर्विसेज में लेके आते रहोगे तो फिर हम तो काफ़ी रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे सर्विसेज में इस टाइप का। फिर गवर्नमेंट ने ये भी चीज़ बोला कि भाई क्लैरिफाई पहले ही कर दिया था कि हमारे 25% ऑफ दी जो ड्रग्स का जो मार्केट रहेगा वो एटलीस्ट SMEs के लिए रहेगा। तो अगर आप वो चीज़ के लिए अग्री करते हो तो ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट जो है अभी तो अग्रीमेंट करवा रही है, बाद में लेकिन सर्विसेज के टाइम में जब पैक्ट होगा तो दिक्कत जाएगा, ये सब करके उन्होंने हाईलाइट किया। बट आपको ये 2 कॉन्सेप्ट दोस्तों ज़रूर पता होना चाहिए कि जो ये बाहर की जो कंट्रीज़ है इंडिया के पेटेंट एक्ट और ये सब में क्या चेंजेस चाहती है, स्पेशली डेटा एक्सक्लूसिविटी और ये जो सेक्शन 3D की जो मैंने बात किया। फिर उसके बाद नो एक्स्ट्रा फी फॉर कंपनीज टू फाइल रिटर्न्स फॉर डिपॉजिट्स टिल 31 जुलाई। एक्चुअली होता क्या है कि अगर कंपनीज के पास कोई लोन्स डिपॉजिट्स या कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स रहते हैं तो कंपनीज को डिक्लेयर करना पड़ता है DPT 3 के अंदर जून 30 के पहले। अब क्या गवर्नमेंट ने क्या किया, वो MCA का पोर्टल, क्योंकि थोड़ा अभी वर्जन 3 लेके आ रहे हैं वो लोग,
तो अब क्योंकि स्विच कर रहे हैं तो कुछ शायद ग्लिचेस हो सकता है, हालांकि गवर्नमेंट का ये चीज़ कहना है ग्लिचेस है तो नहीं ज़्यादा, बट ठीक है, हम क्योंकि कुछ रिस्क नहीं लेना चाहते, अगर कोई थोड़ी बहुत भी दिक्कत हुई तो ठीक है, हम आपको 1 महीने का एक्सटेंशन देते रहे, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, एल नीनो लाइकली टू हिट राबी क्रॉप्स। देखिए, एल नीनो का जो डर था दोस्तों अभी भी मंडरा रहा है। एल नीनो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ खरीफ क्रॉप्स को ही वो करे। मानसून देखिए, हमारे 2 टाइप का मानसून होते हैं, एक साउथ वेस्ट मानसून, एक है नॉर्थ ईस्ट मानसून। अगर मान लीजिए साउथ वेस्ट मानसून जो हम जून जुलाई के जो बारिश को कहते हैं, वो अगर मान लो अगर अपना बच भी गया एल नीनो के इफेक्ट से, या थोड़ा बहुत एल नीनो का इफेक्ट कम भी रहा, तो वापस से जब राबी क्रॉप्स जब हम बो कर रहे होते हैं, राबी क्रॉप्स कब बो करते हैं, विंटर के टाइम में, तो जब राबी क्रॉप हम बो कर रहे होते हैं तो फिर सो कर रहे होते हैं, तो फिर उसमें अगर बारिश का कमी नहीं होता है, अगर उसमें बारिश का कमी हो जाता है तो फिर वो राबी के क्रॉप्स को इफेक्ट कर जाता है। तो अब आईएमडी का ये प्रेडिक्शन है कि भाई राबी क्रॉप्स को जो है ये एल नीनो जो इफेक्ट कर सकता है। एल नीनो के बारे में दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कुछ चेंजेस हो जाते हैं जोग्राफिकली, जिससे क्या हो जाता है कि इंडिया के प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, मतलब मानसून का जो प्रेशर वो कम हो जाता है, वो डाइवर्ट हो जाता है किस तरफ, पैसिफिक ओशन तरफ, ठीक है। तो ये पेरू के कोस्ट में चेंजेस रहते हैं दोस्तों, मैं उसको ऑब्वियसली डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मेरा मुद्दा वो नहीं है, मेरा मुद्दा ये चीज़ कि इकोनॉमिक टाइम्स में इससे रिलेटेड न्यूज़ क्या है वो चीज़ मैं आपको समझा दूँ। तो क्या होता है कि पेरू के कोस्ट में कुछ प्रेशर चेंजेस हो जाते हैं, हॉट वाटर स्ट्रीम्स उधर चल जाता है, तो प्रेशर उधर चल जाता है, मतलब एल नीनो के पेरू के कोस्ट में चल जाते हैं। तो उससे क्या होता है, इंडिया का जो इफेक्ट रहता है, जो प्रेशर लो प्रेशर के कारण जो मानसून इतना तेज़ी से आ रहा होता है इंडिया में, थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है किधर, पेरू की तरफ। इतना आप समझ लीजिए, आई थिंक ये आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद SOPs ऑन कार्ड्स टू मेक वैक्सीन वायल मॉनिटर्स। देखिए, इंडिया जो है अभी काफ़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर रहा है, और ये इस बार के सिर्फ कोविड पैंडेमिक नहीं, आने वाला कई सारी बीमारी के लिए इंडिया जो है वैक्सीन मैन्युफैक्चर करेगा। बट इंडिया के लिए क्या वैक्सीन मैन्युफैक्चर करते समय जो वायल के जो मॉनिटर करने के लिए कुछ है, तो ऐसा बोला जाता है कि इंडिया के पास वायल मॉनिटर करने के लिए कुछ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो अब इंडिया उस चीज़ को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है, ताकि क्या होगा कि भाई आने वाला टाइम में जितने भी ये वैक्सीन जो मैन्युफैक्चर हो, इंडिया के पास रियल टाइम डेटा रहे, या रियल टाइम वो रहे कि भाई कितने हमारे पास वायल्स जो है बचे हैं और कितने ख़राब हो चुके हैं, ताकि उसको ईजिली डिस्पोज ऑफ कर सके, किसी को भी उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप आइडेंटिफाइड। इसमें दोस्तों क्या है, देखिए कि क्या हुआ था कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डेवलप करने के लिए हम लोगों ने प्लान रखा था कि भाई ऐसे ऐसे रेल और ऐसे ऐसे हाईवेज कनेक्टेड होके, तो अब इसमें क्या पाया गया कि भाई जो रेल और हाईवेज एक दूसरे से जो कनेक्टेड है, देखिए एक तो हो गया रेल आपस में कनेक्टेड है, एक हो गया इंटर मोडल ट्रांसफ़र कि भाई मतलब जिसको हम कहते हैं इंटर मोडल या मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट, भाई रेल से तो माल आके एक जगह रुक गया, अब वो माल पर्टिकुलर फैक्ट्री तक कैसे जाएगा, रेलवे फैक्ट्री तक तो जाएगा नहीं, उसके लिए ऑब्वियसली आपको रोड कनेक्टिविटी चाहिए। तो वो रेलवे और रोड का कनेक्टिविटी काफ़ी कम था, मतलब बोला जाता है कि जो रेलवे के जो इतने सारे नोड्स है उसमें सिर्फ 10 नोड्स ऐसा था जो कि नेशनल हाईवे से कनेक्टेड था। अब आप सोचिए, फिर प्रॉब्लम तो वहीं का वहीं रह गया ना, आप रेलवे से तो कनेक्ट कर रही हो रेलवे को, बट रेलवे को अगर रोड से कनेक्ट नहीं करोगे तो फिर से प्रॉब्लम वही हो जाएगा। तो इसीलिए अब जो है वो क्रिटिकल गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए मिनिस्ट्री ने ये चीज़ प्रपोज किया है कि 24 न्यू रेलवे एंड 15 न्यू रोड प्रोजेक्ट्स विल बी कमेंस्ड। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया US लाइकली टू जॉइन फोर्सेज ऑन ग्रीन हाइड्रोजन कार्बन कैप्चर एंड बैटरी स्टोरेज। दोस्तों अब तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो पे लाइक ज़रूर करिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तभी आप देख रहे हो। तो कमेंट करके बताइए दोस्तों, और आपके क्या रिव्यूज़ है और आपको वीडियो कैसे हेल्प कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि आप कौन कौन से प्रोफेशन से रिलेटेड है, प्लीज़ उस चीज़ पर कमेंट करिए, क्योंकि मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगा वीडियोज़ बनाने में उस चीज़ को। और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स मैं चाहता हूँ कि थोड़े और अच्छे से बढ़े, तो रीच ज़्यादा बढ़े वीडियोज़ का, इसलिए मैं बस आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। इंडिया US लाइकली टू जॉइन फोर्सेस। देखिए ये क्या है, कार्बन कैप्चर स्टोरेज। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में आपको पता है कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड थ्रू रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज का मतलब क्या होता है कि भाई आप जो है कार्बन जो एमिट हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए स्टील इंडस्ट्री में काफ़ी कार्बन एमिट होते हैं, तो स्टील स्लैग जो है जो कि काफ़ी एक वेस्ट मटेरियल रहता है, उसमें अगर आप कार्बन ऐड कर देते हो तो उससे क्या होता है, अलग अलग टाइप के कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स बनते हैं। मैं बस तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे नेचुरल तरीका भी बहुत होता है। अगर आप मान लो ग्रीन हाउस जो है जिसे हम कहते हैं भाई प्लांट्स वगैरह को जो प्रोड्यूस करने में, उसमें अगर आप कार्बन का वो देखो तो वो भी कार्बन काफ़ी खींचता है। तो अब
हालांकि वो एक अलग टाइप का हीट प्रोड्यूस कर देता है, बट कार्बन जरूर खींचता है। तो अलग अलग टाइप के वो होते हैं। ओशियन में आप कुछ ऐसा डाल दो, मेटल्स टाइप का डाल दो, तो उनका क्या होता है कि इंटेंसिटी बढ़ जाता है कार्बन को अपने अंदर लेने का। तो अब होता क्या है दोस्तों, देखिए ये भी एक हद तक ही हो सकता है। मेन तो चीज़ है कि भाई आप कार्बन का एमिशन ही रिड्यूस करो, बट हाँ अगर एमिशन हो रहा है तो आप उसको कैप्चर करो, उसको यूटिलाइज करो और उसको स्टोर करो। दिस इज CCUS। और बैटरी एनर्जी स्टोरेज का मतलब मैं आपको पहले ही बता दिया था कि भाई बैटरी एनर्जी स्टोरेज मतलब बैटरी से जो एक तो देखिए रिन्यूएबल एनर्जी काफ़ी हद तक प्रोड्यूस हो रहा है, बट क्या होता है दिन में जितना रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस हो सकता है, जैसे सपोज थ्रू सोलर, उतना रात को नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप जो दिन में जो प्रोड्यूस किए उसे रात के लिए भी स्टोर करके रखिए ताकि वो सप्लाई रात भर भी चलता रहे। तो इसके लिए काफ़ी दोनों के बीच में पैक्ट चल रहा है। दोनों कंट्रीज़ की बात करें तो इंडिया का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है वो एटलीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन्स इन अ ईयर प्रोड्यूस करना चाहता है बाय 2030। यूएस हाइड्रोजन एनर्जी अर्थ शॉट के बारे में अगर बात करें तो वो 2021 में लॉन्च हुआ था, और उनका ये चीज़ है कि भाई हाइड्रोजन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो क्लीन हाइड्रोजन है दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन, उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम एटलीस्ट $1 पर केजी लेके जाए अगले 10 सालों में। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, मोर इंडिया मेड कफ्स एंड कोल्ड सिरप्स अंडर WHO लिंक्स। देखिए काफ़ी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है दोस्तों। क्या हो रहा है कि इंडिया के जो कफ एंड कोल्ड सिरप जो बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनमें अभी आजकल काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। श्रीलंका में अभी कुछ प्रॉब्लम देखने को मिला है, फिर उसके बाद ये आपके गाम्बिया में प्रॉब्लम देखने को मिला है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, इसके कारण इंडिया के जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स है वो जो वर्ल्ड की फार्मेसी बोलते हैं इंडिया को, वर्ल्ड्स फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं इंडिया को, तो वो क्या वो टैग धीरे धीरे मतलब निकल सकता है, अभी भी है वो टैग, बट वो धीरे धीरे क्या होगा अगर ऐसे केसेस और आते रहेंगे, ये स्पेशली सिरप वगैरह में हो रहा है, तो अगर ऐसे हो चलते गए तो वो टैग निकला जा भी सकता है। अभी सिरप वगैरह में क्यों हो रहा है दोस्तों, देखिए क्या हो रहा है कि हो सकता हमारे तरफ से कुछ प्रोडक्शन का कुछ प्रॉब्लम होगा, या तो हो सकता है जो कंट्रीज़ में जा रहे होंगे उनका स्टोरेज प्रॉपरली नहीं हो रहा होगा। तो ये स्टोरेज अगर प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो इसके कारण भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। फिर कुछ प्रोडक्ट्स है कुछ कंपनीज़ के जो कि कुछ कंपनीज़ के द्वारा बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, दैट इज़ डाई इथेलाइन ग्लाइकोल और इथेलाइन ग्लाइकोल। ये कॉन्टैमिनेंट्स बन जाते हैं आपके कफ एंड कोल्ड सिरप मेडिकेशन में। एक्चुअली ये होते क्या है, दीज आर टॉक्सिक टू ह्यूमंस एंड दीज आर यूज्ड, मतलब जो वेस्टर्न अफ्रीका जो गाम्बिया में जो यूज़ किया गया वो इसी कारण ही मेन यूज़ किया गया। फिर उसके बाद सेंट्रल एशिया नेशन में उज़्बेकिस्तान में भी यही चीज़ को आइडेंटिफाई किया गया था, ठीक है। इसे यूज़ क्यों करते हैं हैवी क्वांटिटी में, ताकि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए। तो कुछ प्रॉफिट के कारण कुछ कंपनीज जो है हमारे इंडिया का जो टैग को हिला रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ऑब्वियसली इंडियन रेगुलेटर भी काफ़ी इस चीज़ को ध्यान रखेगी, बट अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, एयरलाइन इंडस्ट्री की काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि बिल टू ईज एयरक्राफ्ट लेसर वॉज मे बी टेबल इन मॉनसून सून। एक्चुअली देखिए हो क्या रहा है कि गो फर्स्ट का पूरा मुद्दा यही था कि गो फर्स्ट में जब इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया एनसीएलटी में, तो एनसीएलटी का जो नियम होता है उससे क्या होता है, सारे एसेट्स आपको मोरेटोरियम में लग जाते हैं। एसेट्स जब आपके मोरेटोरियम में लग जाते हैं तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स आपके साथ कैंसिल नहीं हो सकता। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, अभी एक सेक्टर है जिसका ये गवर्नमेंट ने इस चीज़ को एग्जेम्प्ट कर दिया गया था, मतलब गवर्नमेंट ने इस चीज़ को एग्जाम कर दिया था कि भाई ये सेक्टर पे मोरेटोरियम नहीं लगेगा। वो कौन सा सेक्टर है ऐसा, मैंने आपको न्यूज़पेपर में कवर किया। अगर आप देख रहे हो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। तो इस चीज़ में अभी क्या किया है गवर्नमेंट ने कि भाई अब केप टाउन कन्वेंशन मैंने आपको पहले डिस्कस किया था। केप टाउन कन्वेंशन के अनुसार क्या होता है कि अगर मान लो कोई लेसर कंपनी जानता है या देख रहा है कि भाई मैंने जिसको लीज़ दिया है वो या तो डिफ़ॉल्ट कर सकता है या तो डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी कर चुका है, अगर इस टाइप का कोई ऐसा सिचुएशन है तो वो क्या करेगा, वो उस लीज़ को कैंसिल कर देगा और अपने सारे एयरक्राफ्ट वापस लेके आ जाएगा। तो फिलहाल जो अभी नियम है जिससे मोरेटोरियम लग जाता है वर्सेस केप टाउन कन्वेंशन का जो नियम है उससे लेसर्स को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के अनुसार अगर आप चलो तो उसमें मोरेटोरियम लग जाता है, उस पर लगभग 600 डेज़ के आसपास का ऑन एन एवरेज केस रेजोल्यूशन का टाइम रहता है। इसी कारण क्या क्या होता है, जो लेसर्स रहते हैं उनका काफ़ी विश्वास उठते जा रहे हैं इंडियन मार्केट से। वो कह रहे हैं कि भाई आने वाला टाइम में अगर आप ऐसा करोगे तो हम लीज़ करना ही बंद कर देंगे इंडियन कंपनीज़ को। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है प्रोएक्टिवली इस लॉ को लेके आ रही है ताकि लीज़ जो है इंडियन जो एयरक्राफ्ट या इंडियन एयरलाइंस है उन्हें ये मार्केट एक्सेसिबिलिटी खोए नहीं उनसे, इसलिए वो लॉ जो है प्रोएक्टिवली लेके आ रही है।
नेक्स्ट न्यूज़, एक छोटा सा न्यूज़ दोस्तों, आज का लास्ट न्यूज़, बैंक मूव्स टू कैश इन ऑन क्यूआर मोड पे बूम। एक्चुअली बैंक्स वगैरह क्या करिए, अपने खुद का क्यूआर कोड जो है वो लेके आ रही है, ताकि पेटीएम और अन्य यूपीआई ऐप्स के थ्रू पेमेंट नहीं हो, उनको डायरेक्टली पेमेंट हो जाए। तो एक काफ़ी छोटा सा न्यूज़ है, इसमें कोई नंबर्स वगैरह दिए हुए, वो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पे लाइक कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ ग्रेट डे।